मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने जो है क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा दिया है, और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में सबसे खास चीज़ हम जो है फूड सिक्योरिटी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फूड सिक्योरिटी को हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब जहां हम फूड को स्टॉक करते हैं। ठीक है, क्यों स्टॉक करते हैं? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर द फ्यूचर, अर्थात फ्यूचर टाइम के लिए हम जो है स्टॉक करते हैं। ये हमारी फूड सिक्योरिटी होती है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये फूड सिक्योरिटी जो है कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। हमने यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी और ये क्यों। अब देखिए यहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी ऐसा क्यों होता है और इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जैसा कि हमने लिखा कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब टू स्टॉक द फूड ग्रेन्स, टू स्टॉक द फूड ग्रेन्स। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज़ टू स्टॉक फूड ग्रेन्स, की जहाँ फूड ग्रेन्स जो है हम स्टॉक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी हम क्यों स्टॉक करते हैं, ये हमारे लिए क्यों कंपलसरी है। तो फूड सिक्योरिटी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमारे यहाँ ड्रॉट आ गया, या फिर कभी फ्लड आ गया, या फिर मतलब कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रही है, तो इस वजह से अगर हम लोग के पास कभी भी इमरजेंसी हो जाती है तो हम लोग जो है फूड जो है स्टॉक करके रखते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें। ठीक है, और यह फूड स्टॉक मतलब फूड सिक्योरिटी कहाँ इस्टेब्लिश की जाती है, तो फूड स्टॉक जो फूड सिक्योरिटी वहाँ इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर क्या, जहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन हो। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन हो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी कंपलसरी होती है। ठीक है, अब ये फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो यह एक बफर स्टॉक की तरह होता है। आप समझ सकते हैं कि बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो बफर स्टॉक का मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक साइड में, इस साइड में देख सकते हैं कि इंडिया है, और इस साइड में आप देख सकते हैं कि चाइना है। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा कंट्री आता है? एक नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? यह एक जो है बफर कंट्री है। बफर कंट्री का मतलब इसको इधर से भी बेनिफिट है और इधर से भी इसको बेनिफिट है, इसको लॉस कहीं से नहीं है। ठीक उसी तरह से जो है ये फूड सिक्योरिटी भी क्या होती है, यह एक बफर स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है हम लोग प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि यह फूड सिक्योरिटी जो क्या होता है, तो हमने अभी लिखा कि इट इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ये क्या होता है कि फूड ग्रेन्स का जो है भंडारण होता है, पूरे फूड ग्रेन्स को हम लोग स्टॉक करते हैं। अब रही बात, आपका सवाल आता होगा सर ये कहाँ से स्टॉक किया जाता है, तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज स्टॉक्ड, देखिएगा इट इज स्टॉक्स बाय एफसीआई थ्रू फार्मर्स। इसका मतलब अगर देखा जाए कि फूड सिक्योरिटी कैसे होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है इट इज स्टॉक बाय फार्मर, देखिए फ्रॉम द फार्मर्स बाय एफसीआई एट एमएसपी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, इन सब की प्रोडक्शन हो जाती है, तो प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, उसका नाम है एफसीआई। ठीक है, एफसीआई का मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई क्या करता है कि एक एमएसपी पर, ध्यान से समझिएगा, एमएसपी पर, एमएसपी का मतलब क्या समझ रहे हैं, हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है एमएसपी। एमएसपी का क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ये कहती है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। एमएसपी पिछले भी बार हमने आपको समझाया और इस बार भी मैं समझा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने एफसीआई जो है यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बना रखी है, और गवर्नमेंट कहती है, और यह एफसीआई के थ्रू मतलब ये कहती है कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करिए, व्हीट का हो, राइस का हो। तो ऐसा नहीं कि, देखिए सबसे खास बात ये समझनी है आपको कि जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर उसकी डिमांड, उसकी देखिएगा वैल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका वैल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा, जैसे मान लिया हमारे मार्केट में टमाटर ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ, तो टमाटर ज़्यादा जब मार्केट में आ जाएगा तो उसका दाम क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी उसको उत्पाद नहीं करना चाहेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से व्हीट और राइस भी है, जब ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट किसानों को जो है इसके लिए इनकरेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या की कि एफसीआई मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन बनाई, और गवर्नमेंट ने किसानों को यह कहा कि आप जितना भी व्हीट और राइस, आप जितना भी प्रोडक्ट करिए, मतलब कि आप जितना भी प्रोडक्टिविटी हो आपकी, उस प्रोडक्टिविटी को जो है हम जो है आपका जो है वैल्यू नहीं गिरने देंगे।
हम एक एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपसे ले लेंगे। तो एफसीआई क्या करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से वो फूड ग्रेन्स खरीद लेती है और खरीद कर क्या करती है, उसे स्टॉक कर लेती है। हमने बताया भी कि कहाँ स्टॉक होता है, जहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कम हो, ठीक है, वहाँ स्टॉक कर लेती है। और वहाँ स्टॉक करने के बाद पीडीएस के माध्यम से, ठीक है, हमने यहाँ लिखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के माध्यम से एक अफोर्डेबल प्राइस पर, देखिए हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर एट अफोर्डेबल प्राइस। अब ये पीडीएस क्या करता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, आपके आसपास में भी दिखाई देगा जन वितरण प्रणाली, जहाँ पर जो है बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, सभी लोग बीपीएल कार्ड वाले लोग जाते हैं वहाँ से राशन लेते हैं। तो वहीं पीडीएस के माध्यम से क्या होता है कि पुअर लोग अर्थात जो पुअर हैं उनके पास हम क्या करते हैं, पुअर लोग के पास जो है एक अफोर्डेबल प्राइस पर हम अनाज उपलब्ध कराते हैं, ताकि इस कंट्री में कोई मतलब कि भूखा ना रह सके। तो हमने इसमें क्या सीखा, इसमें हमने सीखा फूड सिक्योरिटी कैसे स्टॉक किया जाता है, ठीक है, कैसे स्टॉक किया जाता है और क्यों स्टॉक किया जाता है और किस तरह से गवर्नमेंट के पास पहुंचाई जाती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि क्या यह फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या समस्याएं हो रही हैं। ओके, चलिए ये नेक्स्ट सीखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्या हम सीखते हैं। अब देखिए, इसमें हमने अभी फूड सिक्योरिटी बता दिया, अब हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना हमारे लिए आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी भी है। किस तरह से इससे फूड सिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम होती है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हमने क्या क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, एक एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी देखिए, एमएसपी का मतलब हमने आपको समझाया पूरी तरह से, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। जैसा देखिए, मान लीजिए कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन का मतलब गेहूँ, जैसे मान लीजिए व्हीट है, तो व्हीट जो है अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि जब व्हीट ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, राइस ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो इसकी जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो ज़्यादा मतलब कि अब कह सकते हैं क्वांटिटी हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो गिर जाएगी तो कोई भी उसे मतलब कि सस्ते दाम में खरीद लेगा। तो किसान का क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उसकी जो लागत होती है, जो इन्वेस्ट करता है, उसको वो खर्च नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल पाएगा तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, उसको नहीं मतलब ग्रो करेगा। तो नहीं ग्रो करेगा तो इससे क्या होगा, हम लोग को तो ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने इनके लिए एमएसपी दे रखा है, क्या आप जितना भी चाहें उतना आप गेहूँ उपजाइए, मैं आपका 20,000 रुपये प्रति क्विंटल लूँगा तो लूँगा। उन्होंने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने कर रखा है, ठीक है। और इसी के वजह से सभी लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सभी लोग क्या करते हैं, व्हीट और राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं। अभी आप जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कंट्री में कि व्हीट और राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों, अन्य चीज़ों की क्यों नहीं प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है, चाहे मान लीजिए जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, उस पर क्यों नहीं? चूँकि आप समझ सकते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबसे ज़्यादा जब प्रोडक्शन होती है तो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है। और फार्मर्स क्या सोचते हैं कि कुछ भी हो, हम लोग की प्रोडक्शन कितनी में, गवर्नमेंट उधर क्या दे रही है, एमएसपी दे रही है। इसी वजह से सभी फार्मर क्या करते हैं, एमएसपी की ओर दौड़ते हैं। तो जब एमएसपी की वजह से सभी लोग व्हीट और राइस ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं, तो इससे हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती है, हमने लिखा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। देखिए, एमएसपी से क्या होगा कि हायर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, क्या होगा कि सबसे ज़्यादा व्हीट और राइस प्रोडक्ट होंगे, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सबको उस पर जो एमएसपी मिल रही है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन हो एमएसपी पर मिल रहा है ना, इसलिए सभी लोग उधर दौड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं जब सभी लोग व्हीट और राइस ही उपजाएंगे, ग्रो करेंगे, तो यहाँ पर क्या समस्याएं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि डिस्टॉर्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि हम लोग व्हीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, तो और भी दूसरे क्रॉप्स भी हम ग्रो करते हैं, तो हमारा किस सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पैरिटीज़, ये जो इंटर क्रॉप पैरिटीज़ होती है वो भी क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। अब ये इम्बैलेंस हो जाएगी केवल किसकी वजह से, एमएसपी की वजह से, कि सभी लोग जो है एमएसपी सोचते हैं कि व्हीट और राइस पर एमएसपी अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो चलो व्हीट और राइस ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होगा, बाकी सबका सब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, व्हीट और राइस खाकर तो आप नहीं ना रह सकते हैं, आपको तो पल्सेस भी चाहिए और भी दूसरे चीज़ चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, लेकिन सभी लोग उधर जाएंगे तो उधर इम्बैलेंस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए अर्थात स्टॉक बनाने के लिए, चाहे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि दूसरा सब्सिडीज़ देती है। तो सब्सिडी जहाँ जो है सभी लोग के लिए बेनिफिशियल होता है, तो वहाँ हमारे लिए लॉस भी होता है। और सब्सिडीज़ किन किन चीज़ों में दी जाती है, आप भी ये सोचिए
कि सब्सिडीज़ किन चीज़ों में दी जाती है। सब्सिडीज़ जो है यहाँ पर देखिए, सब्सिडीज़ या तो आपको वाटर जो है, वाटर के लिए आपको सब्सिडी मिल जाए, पावर के लिए आपको सब्सिडी मिल जाए, या फर्टिलाइज़र के लिए आपको सब्सिडी मिल जाए, या फिर जो ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स के लिए मतलब मिल जाए। तो ये सब्सिडीज़ का दुरुपयोग करने के वजह से, ठीक है, यहाँ पर एक्सेसिव अनप्रूडेंट यूज़ के वजह से जो है ये हमारे लिए हानिकारक भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर लॉगिंग हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ तक कि आप जो है मान लीजिए आपको ज़्यादा सब्सिडी मिल गया फर्टिलाइजर्स के लिए, तो क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ इसेंशियल माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हमारे लिए जो मतलब जो भी पौधा या फिर जो भी क्रॉप्स को हम ग्रो करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो। और सब्सिडी के चलते हम लोग को मिल जाता है, और हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगली बार आप ऐसे ही यूज़ करते रहिएगा तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, राख बन जाएगी, पूरी पूरी राख बन जाएगी। अब उसमें कोई फर्टिलाइजिंग पावर नहीं रह जाएगा, जो हमारे लिए अगर दिक्कत हो सकती है। ये समस्या हमारी खड़ी होती है। नेक्स्ट क्या होता है फूड सिक्योरिटी के लिए, एक जो हम लोग को जो गवर्नमेंट ने ये जो APL BPL बना रखा है, इसके लिए हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी भी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी का मतलब, अब गवर्नमेंट ने फूड स्टॉक कर लिया और कहा कि मैं अफोर्डेबल प्राइस पर सभी को फूड अवेलेबल कराऊंगा जो इनके पास फूड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कौन APL है कौन BPL है, आप समझ सकते हैं, ये एवर पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो आप नहीं समझ सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन से हैं, एबव पॉवर्टी लाइन कौन से हैं। उसमें जो एबव पॉवर्टी लाइन वाले जो होते हैं वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड बना लेते हैं और सभी लोग अफोर्डेबल प्राइस पर वो फूड खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे पास ये डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट क्या आती है, शिफ्ट इन कल्टीवेशन। अब देखिए शिफ्ट इन कल्टीवेशन, अब देखिए इस फूड सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने MSP बनाया तो भी थोड़ा दिक्कत है, सब्सिडी दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और फूड सिक्योरिटी की वजह से जो APL BPL अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए फूड अवेलेबल कराने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है कि शिफ्ट इन कल्टीवेशन। शिफ्ट इन कल्टीवेशन क्या होती है कि सभी लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा हमारी बात को थोड़ा समझिएगा। अब सभी लोग क्या करना चाहेंगे कि अगर देखेंगे कि अगर इन सभी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग दूसरा चीज़ कल्टीवेट करने की चाहेंगे, ठीक है, दूसरा चीज़। अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स कैसे है, जूट है, आप समझ सकते हैं, कॉटन है, ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं। सभी लोग उधर कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे तो सभी चले जाएंगे उधर। क्यों, अब क्यों उधर चले जाएंगे, क्योंकि उधर भी उनको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइज़र एंड केमिकल, हमने फर्टिलाइज़र और केमिकल प्रॉब्लम भी हमने आपको समझा दिया कि अगर फर्टिलाइज़र और केमिकल आप ज़्यादा यूज करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जब हम सब ये प्रॉब्लम सीख लिए तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए या नहीं, आइए नेक्स्ट सीखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, अब क्या सीखेंगे, अभी हमने आपको प्रॉब्लम बता दिया, अब हम फूड सिक्योरिटी का सोल्यूशन जानेंगे कि व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस चैलेंज। अभी हमने आपको चैलेंज बता दिए कि फूड सिक्योरिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ जाती हैं। अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम ओवरकम करेंगे, ठीक है, ओवरकम दिस चैलेंज, इस चैलेंज को कैसे हम जीतेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो पहले ये दिया गया कि प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पहले गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्यों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए व्हीट और राइस ही कंपलसरी नहीं है, हमारे लिए और भी फूड ग्रेन्स कंपलसरी है। तो हमें जो है उनके भी प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा। तो उसकी प्रोडक्शन पर ध्यान देने के लिए हमें प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ठीक है, उसके अनुसार हम चलेंगे। ये नहीं कि केवल एक को ही इंपॉर्टेंस या दो को इंपॉर्टेंस दे दें, नहीं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में अगर वो फूड ग्रेन्स अच्छा होते हैं तो उनको हम जो है क्या कर सकते हैं, सब्सिडीज़ या फिर उनको जो हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, और बाकी जिन क्षेत्रों में दूसरे फूड ग्रुप्स होते हैं तो उनको भी हम इनकरेज करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हमने कि यहाँ के यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक, हम ये जो है मान लीजिए हम जो है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हों या फिर जो है मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हों, तो उसमें जो यूज़ होने वाली जो टेक्निक है
तो हम उसको जो है लेटेस्ट टेक्निक यूज करें। लेटेस्ट टेक्निक क्या यूज करने से होगा कि हमारा जो है बहुत सारा, जैसे हमने कहा कि अदर कंट्रीज, जैसे अदर कंट्री क्या होती है, जैसे हमने बताया था कि अमेरिका जो है किसी फार्मर, कोई भी फार्मर, ठीक है, कोई भी फार्मर है, तो फार्मर का अगर जो पूरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये होता है एक फार्मर का, तो अमेरिका क्या करती है कि उस पर 50% क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो अमेरिका जो है अगर किसी एक फार्मर का 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है और उस पर 50% सब्सिडी दे दी, तो उस फार्मर की पूरी लागत कितनी हो गई, आप समझ सकते हैं, उस फार्मर की पूरी लागत कितना हो गई, मात्र 50 रुपये हो गई। तो अब क्या करेगा कि वह किसी भी दूसरे कंट्री में चाहे किसी को बेचना रहेगा तो 50 मतलब 50 से 52 या 55, 56 या 60 में बेच सकता है। जबकि इंडिया, अगर इंडिया की एक फार्मर का 100 रुपये है, अगर उस पर गवर्नमेंट केवल 20% अगर दे देती है सब्सिडी, तो यहाँ पर फार्मर की पूरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 80 हो गई। तो जब भी इसको सेल करना होगा तो कितना में सेल करेगा, 80 से प्लस, अर्थात 81, 83, 90 तक सेल कर सकता हो। तो पहले किसका जो है सेल होगा, पहले अमेरिका के फार्मर का। क्यों? चूँकि इनको सब्सिडी ज़्यादा मिला, इनको कम मिला। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अमेरिका सब्सिडी क्यों दे पा रहा है, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमें भी जो यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कम खर्च भी इन्वेस्टमेंट लगेगा और हम लोग अच्छा प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने दिया है, इंस्टेड ऑफ व्हीट एंड राइस और व्हीट के बदले हमें क्या करना होगा कि फूड क्रॉप्स सुटेबल टू दैट जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी इनकरेज्ड। अब देखिए, हमें केवल व्हीट और राइस को ही केवल नहीं इनकरेज करना चाहिए, हमें और भी दूसरे क्रॉप्स को भी इनकरेज करना होगा। जैसे असम है, तो वहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो टी होता है, टी जो है ज़्यादा उपजाया जाता है। यूपी हुआ, बिहार हुआ, वहाँ पर पल्सेस जो है ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो हमें जो है उन सभी, मतलब कि यही दिया हमने कि फूड क्रॉप सुटेबल टू दैट जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी इनकरेज, कि व्हीट और राइस को छोड़कर और भी दूसरे क्रॉप्स हैं जो दूसरे जोग्राफिकल एरिया में, अर्थात जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जहाँ वो उगाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों को भी हमें इनकरेज करना होगा, केवल व्हीट और राइस को ही नहीं। ठीक है, तब जाकर जो है हमारी ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा कि केवल व्हीट और राइस की वजह से हम क्या बोले थे कि समस्या क्या जाती है कि व्हीट और राइस पर MSP मिलता है, इस वजह से सभी लोग व्हीट और राइस ग्रो करते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉपिंग जो पैटर्न होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग तो केवल व्हीट और राइस की वजह से तो चल नहीं सकते, फूड ग्रेन्स और भी दूसरे चाहिए, तो हमें उसकी ज़रूरत होगा कि और भी दूसरे क्रॉप्स को इनकरेज करें। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा इसका सोल्यूशन के लिए कि फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबल वे टू इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमें क्या करना होगा, और भी जो दूसरे फूड क्रॉप्स हैं उनकी भी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीजिंग करने के लिए हमें भी उनको इंकरेजमेंट करना होगा। उसके बाद जैसे देखिए, फार्मर्स का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फार्मर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ट्रेड में भी चला जाता है कि वो अपने गाँव से जो है आते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, और या फिर गांव में सेल करते हैं तो वहाँ पर उनको कम दाम में सेल करना पड़ता है। जबकि वही दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि गाड़ी से लाकर जो है टाउन्स में एक अच्छी कीमत पर बेच देता है। ठीक है, तो किसान जो उससे भी मतलब कि आदमी क्या कहते हैं, डिस्करेजमेंट हो जाते हैं। तो हमें फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स, हमें ग्रेन्स में उन्हें क्या करना होगा, फ्री ट्रेड देना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप्स का सही मतलब कीमत ले पाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्यूशन सीखा और हमने फूड सिक्योरिटी आपको बता दिया, उससे प्रॉब्लम क्या होती है ये भी बता दिया, सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने बता दिया। आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ें और पढ़कर जो है आप क्या करें, तब उसके बाद क्वेश्चन आंसर हल करें। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, तो हम नेक्स्ट सीखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर का मेरा वो लास्ट टॉपिक होगा।